लक्ष्य को निर्धारित करना ही उस लक्ष्य को पाने का पहला कदम है। तो ये वाली चीज आप जानते हैं गाइस कि टारगेट हमें सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जैसे आज की डेट में टारगेट सेट कर रहे हो कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, तो उससे पहले आपको ये टारगेट सेट करना है कि आपको रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, रोज पढ़ाई करनी है। सो जय हिंद गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू झांसर अकेडमी फॉर आईएएस। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे रही होगी और स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही होगी। और 15 जून 2022 आज दिन है, वेनेसडे का दिन है। और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर और एडिटोरियल को हम लोग कवर करेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंफर्म कर दो प्लीज मेरी वॉइस। ऑलराइट, सो हेडर की न्यूज पे जाते हैं हम लोग। तो हेडर की न्यूज में दो न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो जो हाथी हैं हमारे रेलवे जो ट्रैक्स है उनको क्रॉस करते करते बहुत सारे हाथियों की जो है वो मौतें हो रही हैं, डेथ हो रही हैं। तो इनको लेकर एक अच्छा टॉपिक है, पेज नंबर 12 पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आप मेंस के लिए जरूर हाईलाइट करिएगा। और चलो वेरी गुड, स्नेहा जी देखिए ट्रैवल करते करते क्लास अटेंड कर रही है, वेरी नाइस। बिल्कुल अपना समय जो है वो बिल्कुल इन्वॉल्व करो, हमेशा समय वेस्ट नहीं करना है। और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ये सऊदी अरेबिया विजिट करने गए हैं और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के साथ इनका इंटरेक्शन है। और अब ये देखिए अनाउंस किया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कि 10 लाख लोगों को जो है वो सरकारी जॉब मिलेगी 18 महीनों में। अब देखो प्रॉमिस तो कर रहे हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा इस बारे में, बट बहुत सारे प्रोमिस फेल भी हुए हैं, यू गाइस नो अबाउट इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, और पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यू गाइस आर ब्यूरोक्रेट्स। आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना फेवर करना है ना उसके अगेंस्ट जाना है। आप पॉलिटिकल पार्टी के काम को फेवर करें, चाहे वो कोई सी पॉलिटिकल पार्टी हो, राइट। यू आर ब्यूरोक्रेट, आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव होंगे, वो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है 5 साल के लिए, पता है ना ये बात आप लोगों को। तो ये चीज तो ये है। तो उन्होंने कहा है, अब देखते हैं कि किस प्रकार से जॉब लेकर आएंगे। वैसे तो सिविल सर्विसेज में हर साल जो है वो कम होती जा रही है सीटें। चलिए, और इन्फ्लेशन महंगाई जो है वो काफी ज्यादा तेजी से जो है वो बढ़ी है, तो इसको लेकर एक छोटा सा टॉपिक था इकोनॉमिक्स का, ये फिगर वाला टॉपिक। और ये फिगर वाले टॉपिक आपके लिए काम के नहीं होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये पॉलिटिकल टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है और ये भी ये वाली न्यूज है, राहुल गांधी जी को क्वेश्चनिंग के लिए जो है वो बुलवाया गया, तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। और फिर इसके अलावा ये भी एक फालतू का टॉपिक है, आपके लिए काम का नहीं है। इस टॉपिक की जो है बात करें तो ये लॉरेंस बिश्नोई आप जानती है, वो गैंगस्टर, इसमें इस केस में मूसेवाला के केस में भी अक्यूज है ये। और इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है, ये लिख लो, जो चीज मैं बोलूंगा लिखने की वो अपने पास लिख लेना। अग्निपथ स्कीम लिख लो यहाँ पर, अग्निपथ स्कीम। डिफेंस मिनिस्टर ने अग्निपथ स्कीम को अनाउंस किया है। इस स्कीम के तहत आर्म्ड फोर्सेस में 4 सालों में 4 सालों में युवाओं को रिक्रूट किया जाएगा। लिख लो सिर्फ अग्निपथ स्कीम, उसके आगे डैश बनाओ, उसके आगे लिखो रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन आर्म फोर्सेस फॉर 4 इयर्स। बस सिर्फ इतनी सी चीज जो है वो आपको लिखनी है और अगले 90 दिन में ये इस प्रोसेस को जो है रिक्रूटमेंट की शुरू करेंगे। बस चलिए, और ये वाला एक्स जज ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि यूपी के अंदर जो डिमोलिशन हुआ है, घर वर जो है वो तोड़े गए हैं एक्टिविस्ट वगैरह के भी, और जो केसेस हम लोग को देखने को मिले इस प्रकार से, तो उसको लेकर ये टॉपिक था, वो आपके लिए काम का भी नहीं है। और बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को हमारे जनरल स्टडीज बैच को ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 12 मंथ्स का कोर्स है और कोर्स की डिटेल्स अगर आपको ये तो पढ़ सकते हैं आप, कोर्स की डिटेल्स में पूरा कुछ लिखा हुआ है और इस नंबर पर भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए, ये वाला न्यूज भी आप लोग के लिए काम का नहीं है, ठीक है। ये पॉलिटिकल न्यूज वाला पेज और ये वो गैंगस्टर वाला टॉपिक। यहाँ पर ये वाली न्यूज जो है वो जैसे ओबीसी कोटा को लेकर जो है वो डिमांड जो है वो की जा रही है, बट एक्चुअली दिस इज डिमांड, और डिमांड जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज करते हैं, तो उस पर कुछ ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। देखिए 5 ओबीसी कम्युनिटीज हम लोग को जयपुर आगरा हाईवे देखने को मिला कि इन्होंने ब्लॉक कर दिया, और राजस्थान के अंदर ये 12% कोटा की डिमांड कर रहे हैं जॉब और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो ये डिमांड है, ये सब चीजें ये आपके लिए काम करनी है।
और बाकी ये क्राइम से रिलेटेड टॉपिक जो है वो है। और इसके अलावा ये भारत वंदना पार्क का कंस्ट्रक्शन जो है ये हमें देखने को मिल रहा है, तो वो ये वाली चीज अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वंदना पार्क वगैरह। और एमएसपी, एक ये भी पॉलिटिकल टाइप की न्यूज है। फॉर्मर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि यार जो एमएसपी को जो बढ़ाया गया, राइट, तो वो इतना खारिफ क्रॉप्स के लिए भरपूर नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, राइट। तो ये है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में आपको इसमें आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। बताइए जरा क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या होता है बताइए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और किसान को एमएसपी कितने गुना ज्यादा मिलता है बताओ। ये सब टॉपिक पढ़ा चुका हूं मैं आपको स्पेशल क्लास के अंदर। हमारी एक स्पेशल क्लास होती है और ये वाली क्लास होती है। बिल्कुल सही। किसान की जो लागत है उसका 1.5 गुना ज्यादा जो है वो डिसाइड किया हुआ है कि वो एमएसपी के तौर पर जो है वो दिया जाएगा। अच्छा ये देखो, आप ये बढ़िया सी न्यूज आई है एक, ये वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले चलाते थे, अब तो गूगल क्रोम ने सब कुछ जो है वो टेक ओवर कर लिया है। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ने रिटायर कर दिया है अपने 27 साल पुराने ब्राउजर को, इंटरनेट एक्सप्लोरर को। तो अब से आपको ये इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं देखने को मिलेगा, अब ये हो गया रिटायर्ड। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर का डेब्यू 1995 में हुआ था, ये उसमें आपसे स्टेट पीएससी में पूछ सकते हैं, तो सिर्फ ये एक ही चीज बस ध्यान ध्यान में रखो, 1995 में लाया गया था, वो भी स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारी फ्री करंट अफेयर्स की गई ये लाइव सेशन चलते हैं, जिन भी स्टूडेंट को ये लाइव सेशन को ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं, 9713282838 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको प्राइवेट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और फ्री मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है, ये लगभग कितने 70 घंटे का कोर्स है। तो इस कोर्स को आप जो है मतलब वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, फ्री में है ये कोर्स। और ये यूट्यूब पर है, झांसर अकेडमी फॉर आईएएस यूट्यूब चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पर चेक कर लें। अब ये वही है, पंजाब सरकार जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वो लग्जरी बस चलाएंगे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट तक, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द स्टेट से। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फालतू की बस वगैरह चल रही है, तो वो सब चीजें नहीं पूछ रही थी। अब देखो इसमें एक टॉपिक था कि तमिलनाडु का लेटर हम लोग को मेकेदातु से रिलेटेड देखने को मिला कि ये पॉलिटिकल स्टंट है वो महीने का, राइट। अब ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है। तो अभी देखिए मेकेदातु के मुद्दे के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये न्यूज से नहीं पूछा जाएगा, ये मेकेदातु के मुद्दे से रिलेटेड पूछा जाएगा, जो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले। और डोंट वरी, स्पेशल क्लास में ये सब जो टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं वो भी रिपीट होते रहते हैं, तो स्पेशल क्लास में ये वाला टॉपिक मेकेदातु का रिपीट हो जाएगा, राइट। अब ये क्राइम से रिलेटेड, ड्रग सप्लायर वगैरह से रिलेटेड वो है टॉपिक है, और ये पॉलिटिकल टॉपिक है, ये भी पॉलिटिकल टॉपिक। अब आते हैं अपन अपने एडिटोरियल के ऊपर, बहुत तगड़ा एडिटोरियल है, एम के नारायण। आप काफी समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि इनके काफी सारे आर्टिकल आते हैं। कौन है ये, कौन है ये, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे, इंटेलिजेंस एजेंसी में थे डायरेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और फॉर्मर गवर्नर भी है वेस्ट बंगाल के, राइट। तो इनका आर्टिकल बार बार आता रहता है, राइट। और यूके यूएसए के साइबर सिक्योरिटी के जो जॉइंट वेंचर थे उनके एग्जीक्यूटिव भी थे, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो बात की गई है। इस आर्टिकल में किन किन चीजों के बारे में हम लोग को जो है वो फोकस करना है। देखो ये आर्टिकल जो है ना, ये रशिया और यूक्रेन के वॉर से रिलेटेड था। इन्होंने बोला कि इतना समय हो गया रशिया और यूक्रेन के वॉर के ऊपर, एक चीज देखी गई कि इतने बड़े जो रशिया है, इतनी बड़ी उसकी आर्म फोर्सेज है, वो यूक्रेन की आर्मी के साथ डील नहीं कर पा रही, फेल हो गई है, राइट। इसके अलावा रशियन जो वेपन्स है वो आउटडेटेड है और वो इनसफिशिएंट है कि वो फाइट नहीं कर सकते मॉडर्न कंडीशन के अंदर। तो पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। क्योंकि देखो अगर आपसे कोई पूछेगा कि रशिया जो है वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है यूक्रेन के ऊपर, यार इतनी बड़ी उसकी फोर्स, तो इट इज ऑल अबाउट यूक्रेन के पास मॉडर्न वेपन्स। और मॉडर्न वेपन्स कहां से आए, ऑब्वियसली बात है यूएसए सपोर्टेड, वेस्टर्न कंट्री सपोर्टेड, राइट। तो यू नो अबाउट इट। और एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में इन्होंने यहां पर बात करी वो है साइबर। तो ये नोट डाउन कर लो ये वाला फैक्ट कि साइबर डैश फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर, युद्ध का पांचवा डायमेंशन साइबर। और पहला मेजर कॉन्फ्लिक्ट जिसमें साइबर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिला था, इसमें क्या चीज हुई थी, क्या हुआ था अभी कुछ समय पहले, किसी को साइबर अटैक के बारे में पता है। ये देखिए कुछ साल पहले की बात है, जो रशिया ने जो है वो साइबर अटैक यूक्रेन के ऊपर करवाया और यूक्रेन की पूरी जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स है उसको शट डाउन कर दिया। मतलब यूक्रेन के काफी सारे हिस्सों पर काफी दिनों तक लाइट नहीं आ पाई। आप सोचिए कि अगर इस प्रकार से हैकिंग होती है, साइबर
अटैक होता है तो आप सोच सकते हैं कंट्री का पावर जो है वो शट डाउन किया जा सकता है, और पावर शट डाउन का मतलब आप सोच सकते हैं सब कुछ बंद। और आज की डेट में तो हम पावर के बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को ऐसा बना लिया है, डिपेंडेंट बना लिया है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, पावर के ऊपर, राइट? यू गाइस नो अबाउट इट। तो उन्होंने इस चीज के बारे में जो मेंशन किया है। और इसमें एक एक फैक्ट थोड़ा सा और ये वाला भी ध्यान में रख लो, डेटा वाइपर्स, कि डेटा वाइपर जो है वो क्या है। तो ये मालवेयर है, मालवेयर, डेटा वाइपर्स। तो दोनों के पास ही और दोनों ने ही उपयोग किया है कुछ मालवेयर का, जैसे कि डेटा वाइपर्स इनके पास है, और भी काफी सारे मालवेयर्स हैं, राइट? अटैक्स इन लोग करते हैं, साइबर अटैक करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें सिंपल सी चीज जो है ये होती है कि जैसे ही एक सिस्टम के ऊपर अटैक किया जाता है तो वो सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से ब्लैंक, कि आप उसको जो है वो फिर कुछ नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रिक ग्रिड है, उसको शट डाउन कर दिया, पावर कट हो गई पूरी तरह से, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये इन्होंने इस चीज के बारे में जो है समझाया है कि जो साइबर कैपेबिलिटीज जो है यूक्रेन के पास ये काफी अच्छी है, और उसी साइबर कैपेबिलिटीज के कारण जो है वो रशिया नहीं कर पा रहा। और एट द एंड इन्होंने ये भी कहा है कि वेस्टर्न कंट्री को ये लगता है कि पॉसिबल है कि न्यूक्लियर वेपन का उपयोग जो है वो हो सके, क्योंकि रशिया न्यूक्लियर वेपन का उपयोग जो है वो यूक्रेन के ऊपर कर सकती है और चुप करा सकती है वेस्टर्न कंट्री को कि ईस्ट की तरफ मत देखना। तो ये भी एक बड़ा डर है, राइट? और ये हकीकत ना हो, ये डर ही रहे सिर्फ, तो वो ज्यादा बेटर है। नहीं तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन के कारण जो है वो कितना, या न्यूक्लियर अटैक के कारण जो है वो कितना भारी नुकसान होता है। और ना ही सिर्फ नुकसान कुछ दिनों तक, उस समय तक नहीं होता, बल्कि सालों तक रहता है उसका रेडिएशन, राइट? तो ये वाली चीज जो है वो उन्होंने बताई थी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। अब ये वाला जो आर्टिकल है ये भी गौरव गोगोई जी का आर्टिकल है, ये एमपी है एमपी है असम की। और असम असम एक ऐसी स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, एनीमिया की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, राइट? अब देखिए, ये जो आर्टिकल है काफी अच्छा आर्टिकल है। अब इसमें आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है? अगर मेंस में लिखने के लिए एक लाइन चाहिए तो ये लाइन लिखना कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जब प्रेग्नेंट महिला को रहती है, यानी कि अगर प्रेग्नेंट महिला अगर मालनरिश्ड है, कुपोषित है, तो उनका जो बेबी होगा या बेबी होगी तो वो भी कुपोषित होंगे। ये एक सबसे बड़ा इशू है कि बहुत चांसेस होते हैं कि अगर मदर जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का इंटेक, क्यों हम बोलते हैं ना कि जो मदर न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करेंगी वही तो बेबी को मिलेगा, है ना? तो वही सेम चीज है यहाँ पर। और इसके अलावा जैसे अभी जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा जो है वो सामने आया, हालांकि कुछ कुछ चीजों में जो है वो इम्प्रूवमेंट हुए, बट फिर भी इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो प्रोसेस पर चल रहा है। तो ये वाली लाइन बिल्कुल जरूर जो है वो ध्यान में रखिएगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा के थ्रू ये पता लग रहा है कि हम बहुत ही न्यूट्रिशन के मामले में बहुत ही कम हम इंप्रूव कर रहे हैं, और हमें तेज करने की आवश्यकता है। जैसे कि होता है ना कि जब भी आप मेंस के आंसर को लिखते हैं तो आपका आंसर जो है वो कुछ फैक्ट के साथ जो है वो होगा तो और अच्छा लगेगा। तो आप लिख दोगे कि अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग क्या चीज बताई जा रही है कि कुपोषण की प्रॉब्लम, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है वो हमारी कंट्री में थोड़ी इंप्रूव हुई है, बट जिस रेट से उसको इंप्रूव होना चाहिए उस रेट से इंप्रूव नहीं हो रही है। हमें फास्ट या पेस लाने की आवश्यकता है, राइट? तो ये एक चीज है। इसके अलावा स्टंटिंग वास्टिंग का मतलब पता है आप लोग को कि क्या होता है? स्टंटिंग क्या होता है, वास्टिंग क्या होता है, एनीमिया क्या होता है? यू गाइस नो अबाउट इट? बताओ मुझे जरा, सबसे पहले, मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग का मतलब लो हाइट फॉर एज। एक बच्चा है, जैसे कि नॉर्मल बच्चे हैं, अगर वो 5 साल के हैं तो 5 साल में सभी बच्चे 5 साल की एज में हैं, और वो जो बच्चे हैं जिनको स्टंटिंग की प्रॉब्लम है तो नॉर्मल बच्चे से उनकी हाइट कम होगी तो उसको बोलते हैं स्टंटिंग। क्या बोलते हैं? स्टंटिंग। और वास्टिंग जो है वो क्या होता है? लो वेट फॉर हाइट। बच्चा जो है वो बहुत ही पतला दुबला रहता है, बहुत ज्यादा। तो हमारी कंट्री में वास्टिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है या फिर स्टंटिंग की प्रॉब्लम, बताओ? यस, वेरी नाइस। हमारी कंट्री के अंदर वास्टिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है, ये चीज लिख लेना अगर याद नहीं है तो। और याद है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नोट्स हम उसी चीज के बनाते हैं जो हमें ध्यान में नहीं रहता है। तो वास्टिंग। और इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पूरे दुनिया भर के कंपैरिजन में एनीमिया की है। एनीमिया क्या होता है?
एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं, हीमोग्लोबिन जो होते हैं, उसके नंबर जो होते हैं वो नॉर्मल से कम हो जाते हैं, राइट। और मोर देन 57% महिला, अब ये देखो मैं चाहूंगा, वैसे मैं आपको फिगर्स के लिए कभी भी वो नहीं बोलता हूँ कि फिगर्स आप ध्यान में रखो, बट इस टाइप के जो फिगर्स होते हैं ना, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इकोनॉमिक्स के फिगर्स भले ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट ये वाले फिगर आपके लिए थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ये भी एक इकोनॉमी के अंदर ही आ जाएगा, बट फिर भी ये फिगर किस डेटा को रिफ्लेक्ट कर रहा है? पॉपुलेशन के डेटा को रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स के डेटा को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे, आपको यही तो करना है ना, दिस विल बी योर टास्क। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है, इसके अंदर क्या चीज हमें देखने को मिली कि 57% से भी ज्यादा महिलाएं जिनकी उम्र 15 टू 49 ईयर्स हैं, और 67% से भी ज्यादा बच्चे 6 टू 59 मंथ्स के हैं, 6 महीने से 59 मंथ्स के बीच के, ये एनीमिया की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो ये डेटा याद रखिएगा। आसाम के अंदर बहुत बुरी स्थिति है एनीमिया को लेकर। 66.4% महिला आसाम के अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एनीमिया को लेकर आसाम में हमें देखने को मिल रही है। बस सिर्फ ये इसमें फिगर याद मत रखो, इसमें आपको फिगर याद रखने की जरूरत नहीं। इसमें अगर थोड़ा फिगर ध्यान में आ जाएगा 57%, 67%, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज जो है वो उन्होंने कही है, जो आप बिल्कुल मेंस के एक अंदर लिखेंगे सजेशन के तौर पर। जब ये मेंस का आंसर आएगा ना, वो सजेशन के तौर पर आप लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारी काफी सारी स्कीम्स के बारे में बताया, पीएम पोषण प्रोग्राम के बारे में बताया, राइट। और प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट के बारे में, पोषण 2.0 प्रोग्राम के बारे में, सक्षम आंगनवाड़ी के बारे में। तो इसके बारे में इसके अंदर मेंशन था, और कहा कि सिर्फ इसके टोटल फंड का 32% ही सिर्फ रिलीज हुआ है, जिसको स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने मतलब जो सॉरी रिलीज हुआ, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने उसको यूज ही नहीं किया। तो भाई जब आपके पास फंडिंग आ रही है और आप उसको यूज नहीं करोगे, तो फिर बेनिफिट कैसे निकलेगा? तो ये इन्होंने प्रॉब्लम्स बताई। तो अब आप इसकी जगह पर क्या लिख दो छोटा सा, कि स्कीम देखो, कोई भी स्कीम है और वो अगर इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है, तो आप सजेशन पे क्या लिख सकते हैं कि प्रॉपर फंड्स को एलोकेट करो एफिशिएंटली, अच्छे से। आप ये लिखेंगे कि प्रॉपर फंड्स को एलोकेट करिए। ये अपने अपने पास एक पॉइंट अब मिल गया अपन को, कि जब भी कोई मेंस के आंसर में अगर स्कीम की बात हो रही है या कोई भी हम सजेशन देना चाह रहे हैं, तो हमारा एक सजेशन का पॉइंट ये होना चाहिए कि फंड्स को प्रॉपर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज किया जाए। एंड सेकेंडली, इन्होंने बहुत अच्छी अप्रोच बताई है कि हमारे यहाँ पर प्रोग्राम्स वगैरह जो होते हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, है ना, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर ही इंप्लीमेंट किया जाता है। इनने बहुत बढ़िया सजेशन दिया। इनने बोला कि आज की डेट में ओरिएंट अप्रोच जो है वो अपनानी चाहिए इंडिया को। पार्लियामेंटेरियंस जो है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर स्कीम को शुरू करवाएं। ये कितना बढ़िया सजेशन है, ये मेंस में लिखना आप, इस पॉइंट को मेंस में लिखना, कि हमारी कंट्री के अंदर जो हमें चेंजेस लेकर आने हैं, अब से कॉन्स्टिट्यूएंसी पर, पार्लियामेंटेरियन की कॉन्स्टिट्यूएंसी पर स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए। और हर एक, क्योंकि ऑब्वियस बात है, पार्लियामेंटेरियन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहां पर जब स्कीम लेकर आई जाएगी एक छोटे से एरिया पर, तो छोटे से एरिया को मॉनिटर करना, ट्रैक करना बहुत ज्यादा आसान होगा। और इससे दूसरी चीज भी ये होगी कि जो पॉलिटिशियन है, जो पार्लियामेंटेरियन है, वो अकाउंटेबल होंगे। देखिए, दो चीज निकल के आ गई, इसमें अकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं थी। क्योंकि देखो, मेन चीज क्या है, आपको सिर्फ आर्टिकल नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि यार हम इसका उपयोग कैसे करेंगे अपने मेंस में। दिस शुड बी योर फर्स्ट अप्रोच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आ गया कि क्या लिखना है आपको? अमित कुमार जी ने क्या लिखा है, फंड तो मिलता है ना? हाँ, मिलता है फंड। देखो, फंड मिला तो उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, रखा हुआ है। तो आप ये भी लिखेंगे कि फंड को यूटिलाइज करो, इसलिए तो बोलो फंड को यूटिलाइज करो विल बी द सजेशन, राइट। इसका पहला वाला आर्टिकल तो ये महंगाई से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन वगैरह से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स का फिगर वाला, सबके प्राइसेस वगैरह जो है इंक्रीज हो रहा है। तो वो बात आप ऑलरेडी जानते ही हैं। इस पे आओ,
सेवरोडोनेट्स्क, सेवरोडोनेट्स्क, तो ये क्या है? ये एक सिटी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, कहां पर? यूक्रेन में। अब रशिया जो है वो इस सिटी पर अपना कब्जा करना चाह रही है और ऑलमोस्ट इसने 80% कब्जा कर लिया है इस इंडस्ट्रियल सिटी पर, राइट? इसने इवन डोनेट नदी पर एक ब्रिज है उसको भी उड़ा दिया है, और डोनेट नदी पर जो ब्रिज है वो कनेक्ट करता है किसके साथ? लाए सी चेंस के साथ, जो कि इसकी सिस्टर सिटी है। मतलब ये कनेक्टिविटी इसने बंद कर दी, और लगभग 200 यूक्रेनियन सोल्जर जो है वो हर हर दिन जो है वो मारे जा रहे हैं, राइट? ये एक इशू हम लोग को, और उनके पास आर्म्स और एम्यूनिशंस की कमी जो है वो होती जा रही है, राइट? और वेस्ट की स्ट्रेटजी, टू फोल्ड स्ट्रेटजी हमें वेस्ट की देखने को मिली, वेस्ट की तरफ से। वेस्ट ने पहले तो यूक्रेन को जो है वो वेपन सप्लाई किए, फाइनेंस सप्लाई किए, पैसे सप्लाई किए, मतलब हेल्प करी इस तरीके से, राइट? और दूसरी चीज इन्होंने ये करी कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, जिससे कि रशिया जो है उसको इकोनॉमिक पेन जो है वो बियर करना पड़े। तो इकोनॉमिक पेन ने जो है वो रशिया की बैंड बजा दी, रशिया की इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हो गई 8.5% इस साल। बट फिर भी देखा जाए तो ये वेपन और सैंक्शन अप्रोच, लिख लो ये वाली अप्रोच लिख लो, वेपन एंड सैंक्शन अप्रोच, ये ऐसे वर्ड्स का यूज करना है मेंस के अंदर, ये वाले वर्ड का, वेपन एंड सैंक्शन अप्रोच। कितना अच्छा वर्ड है, इसका उपयोग किए मेंस के आंसर में कर सकते हो आप। वेपन एंड सैंक्शन, कि वेपन दो और सैंक्शन लगा दो, राइट? तो ये चीज, बट फिर भी ये अनसक्सेसफुल जो है वो रही। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है इसी इन्हीं सब चीजों के बारे में, कि यूक्रेन और रशिया के इशू के बारे में, कि मतलब रशिया ने बुरी तरह से जो है वो यूक्रेन की बैंड बजाई, बट फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और अमेरिका ने, वेस्ट कंट्री ने उन्हें वेपन्स दिए, सैंक्शन उनके ऊपर लगाए, बट फिर भी वो अनसक्सेसफुल रहे, राइट? ये चीज लिख लीजिए बस, दैट्स इट। ओपिनियन वाला पेज, वैसे ये वाला जो आर्टिकल था ये काफी अच्छा था, बट बहुत सारे डेटास थे, और आपको पता ही है चाइल्ड मैरिज के बारे में, राइट, हमारी कंट्री के अंदर। तो वो ओपिनियन के अंदर है, तो उतना कुछ खास काम का नहीं, बट हाँ अच्छा आर्टिकल था वो। अब देखो एक फैक्ट ये लिख लो आप, LAMDA, लैम्डा, LAMDA किससे एसोसिएटेड है? ये गूगल से एसोसिएटेड है, गूगल का चैट बॉट है, मॉडर्न कन्वर्सेशनल टूल या एजेंट। तो LAMDA गूगल का चैट बॉट है, सिर्फ इतना फैक्ट लिख लो अपने पास। और बिग डेटा और पावरफुल प्रोसेसर के माध्यम से, डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने आप ये लर्न करता है, मतलब अपने आप ये सीखता है, राइट? तो आजकल तो AI, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ऑलरेडी काफी जो है वो ज्यादा तेज हो चुकी है। इसके अलावा एक और चीज, एक रिपोर्ट जो है, हाँ देखिए 2022 की रियूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया भर में स्पेशली जो युवा है वो, उनको न्यूज के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वो न्यूज से दूर भगते जा रहे हैं, दैट इज ट्रू, दैट इज करेक्ट, राइट? कई बार लोग कहते हैं कि अरे यार न्यूज में जो चीज दिखाई जा रही है वो फैक्ट नहीं है ना? अरे ये तो पेड न्यूज है, ये तो चलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, राइट? तो ऐसी चीजें बोलते हैं कि नहीं बोलते, राइट? तो ये सेम चीज वही है, राइट? तो ये इसको लेकर एक रिपोर्ट है, आप ये यूज कर सकते हो, ये वाली चीज की युवा का विश्वास जो है वो न्यूज से घट रहा है, कम होता जा रहा है, राइट? और एवरेज लेवल ऑफ ट्रस्ट न्यूज पर देखिए 42% हमें देखने को मिल रहा है मात्र। मतलब आप कह सकते हो कि हर 10 लोगों में से सिर्फ 4 ही लोग जो है वो न्यूज पर ट्रस्ट करते हैं, बाकी 6 लोग न्यूज पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इंडिया के अंदर 41% ट्रस्टिंग न्यूज ओवरऑल हमें देखने को मिलता है, राइट? तो ये एक इशू है, क्योंकि लोग अब ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं न्यूज के ऊपर। अब ये सब चीजें तो उसमें आती है स्टेट PSC में, बट आपके UPSC के लिए काम का नहीं है ये। चलो क्वेश्चंस, ये फ्रंट पेज वाली जो है वो न्यूज आ गई, पूरी की पूरी पॉलिटिकल न्यूज है ये सब। और अग्निपथ स्कीम के बारे में जो चीज मैंने आपको बताई सिर्फ उतना ही बस ध्यान में रखिएगा। ये महंगाई बढ़ रही है, WPI इन्फ्लेशन, तो उसके बारे में है। इकोनॉमिक मीट के लिए मिनिस्टर रशिया पर जा रहे हैं, राहुल गांधी जी को वहां पर बुलाया गया, तो ये पॉलिटिकल न्यूज है पूरी की पूरी। ये बॉर्डर का लेकर है कि इंडिया मस्ट इंसिस्ट ऑन रिटर्न टू स्टेटस क्वो ऑन बॉर्डर इन टॉक्स विद चाइना, कि जैसे पहली स्थिति थी वैसी की वैसी स्थिति जो है वो की जाए, और बातचीत जो है वो की जाए
राइट, शांति जो है बरकरार की जाए। तो इसको लेकर छोटा सा एक ये था, आर्टिकल था, तो उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज, क्या आपको लगता है अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुई है? लेबर फोर्स सर्वे कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्रीज हुआ है 0.6% से, राइट। देखो, हमें कई बार ऐसा रहता है कि हम अपने आसपास को देखकर जो है वो नो बोलते हैं, राइट। हमें कई बार ऐसा रहता है, बट एक्चुअली बिगर पिक्चर में शायद मे भी कुछ और हो। तो अगर ये रिपोर्ट जो है वो भी बता रही है, लेबर फोर्स पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट, जिसको रिलीज किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, तो ये फैक्ट ध्यान में रख लो। देखो, ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये फलाना सर्वे जो है वो कौन रिलीज करता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो ये मिनिस्ट्री रिलीज करती है। तो इसने बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हुआ है। अब देखो, इसमें प्रॉब्लम बताऊं क्या है। एक प्रॉब्लम है कि सर्वे के अंदर सभी को ऐड किया कि नहीं किया, या कुछ पर्टिकुलर एरिया को ही देखा गया, क्योंकि सर्वे के अंदर पूरा का पूरा थोड़ा ना कि इंडिया के अंदर हर एक व्यक्ति को जो है वो चेक किया जा रहा है कि उसको जॉब मिली है कि नहीं मिली, है ना। तो वो तो इन्होंने एक लार्जर पिक्चर में जो है वो चीजों को देखी और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो बताया। क्वाइट पॉसिबल ये भी है, और लोगों ने तो खुद मजबूर होकर अपने खुद के बिजनेसेस शुरू किए जब उनको जॉब नहीं मिली, राइट। अगर स्टार्टअप बड़े हैं, वो अगर न्यूज आए तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ स्टार्टअप बड़े हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, ये चीज जो है वो अगर कही जा रही है तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही लोगों ने अपने मजबूर होकर अपनी चीजें जो है वो ओपन करना उनको पड़ा, राइट, शुरू करना पड़ा। तो उस डेटा को जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। आर यू गेटिंग इट? तो ये चीज, बाकी ये सब आंकड़े वाकड़े, ये सब आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आंकड़े आपके लिए काम के हैं वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। अब देखिए, ये वाली एक चीज है, 186 एलिफेंट्स पिछले 10 सालों में, 5 डिकेड, तो ये पता लिख लो। ये 186 एलिफेंट का आंकड़ा लिख लो। अगर 186 याद भी नहीं आता, देखो पता है एग्जैक्ट फिगर अगर याद नहीं आता है ना, तो आप उसके आगे अराउंड लिख दिया करो, लगभग लिख दिया करो, राइट। तो वो सही हो जाता है फिर कि लगभग इतना, राइट, अराउंड इतना। एग्जैक्ट अगर नहीं याद आ रहा था एग्जाम के समय पे, तो 186 एलिफेंट मारे गए ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड, राइट, ट्रेन से टकरा कर। तो वही चीजें हैं कि, और आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, ये हिली स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा कैजुअलिटी, सबसे ज्यादा मौतें देखने को मिल रही हैं। तो ये इन स्टेट का नाम लिख लो, आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिली स्टेट्स, राइट। तो किया क्या जाए, तो अंडरपास क्रिएट कर दो, राइट, या फिर एक कॉरिडोर जो है वो तैयार करो, डेडिकेटेड कॉरिडोर एलिफेंट्स के मूवमेंट के लिए, राइट। अलर्ट करो जो भी ट्रेन के जो ड्राइवर जो होते हैं, लोको पायलट, तो उनको जगह जगह पर साइन बोर्ड बनाओ कि भाई वो स्लो चलें, जैसे ही हाथी वाथी देखे तो भाई रुक जाए, राइट। तो ये एक चीज है। सेंसिटाइज करो क्रूज को, स्टेशन मास्टर को रेगुलर बेसिस पर, राइट। तो ये एक चीज है। बाकी ये वही, युवा जो है वो न्यूज पढ़ना अवॉइड कर रहे हैं, तो उसको लेकर एक स्टडी थी जिसको अपन ने देख ही लिया ऑलरेडी, राइट। फाइन लग गया एयर इंडिया के ऊपर, और आसाम की फ्लड सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है, राइट। बाकी ये न्यूज कोविड-19 और ये सब चीजों से रिलेटेड है, तो आपके लिए भी काम की थी। ये देखो, ये एक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है कि एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट शुरू किया जाएगा। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन फील्ड? ऐसा प्रोजेक्ट जो जीरो से शुरू हो रहा है, दैट प्रोजेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, राइट। आई एम रिपीटिंग, ऐसा प्रोजेक्ट जो बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहा है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। और जो प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी है, उस पर उसको और बेहतर किया जा रहा है और अच्छा बनाया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है, तो उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं, राइट। तो ये एयरपोर्ट हम लोग को गुजरात के अंदर धोलेरा में देखने को मिल रहा है। मैंने जैसे ही ये हाईलाइट किया ना, ये हैंग हो गया। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। एक मिनट रुक जाओ। एयर इंडिया के ओनर कौन है? एयर इंडिया के ओनर टाटा। इंडियन वर्कर्स ने जो है वो इंडियन वर्कर्स को ट्रीट किया जा रहा है एज अ स्लेव के तौर पर कतर में। तो ये जो है वो भारतीय मजदूर संघ का जो है वो कहना है। तो यार, अब इंडियन वर्कर्स गए हैं दूसरी कंट्री के अंदर काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब देखो क्या होता है, दो दो एंगल है इसके। एक तो हमारी कंट्री के अंदर बड़ी प्रॉब्लम से जॉब्स वगैरह की, मजबूर होकर लोगों को बाहर ही जाना पड़ा, दूसरी कंट्री में जाना पड़ा।
एंड होता है यार, दूसरी कंट्री में कई बार डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है, कई बार सामने वाले जो फॉरेनर्स होते हैं वो गुस्से में भी आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ही केस देखिए, आपने शायद कौन सी पिक्चर थी यार वो, मेरे ख्याल से क्रूक क्रूक पिक्चर थी शायद, तो उसमें दिखाया गया था मेरे ख्याल से शायद ऑस्ट्रेलिया का पूरा, क्रूक थी पता नहीं कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो है वो सीन दिखाया गया था, और वो बिल्कुल रियल है कि किस तरीके से जो है वो मारा जाता था वहां पर, इंडियंस को बेइज्जत किया जाता था, तो इंडियन ने भी फिर किस प्रकार से बदला लिया और इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा चलता था। तो ये चीज है और ये रियलिटी है कि बाहर जाते हैं तो बाहर इश्यूज जो है वो होते हैं। तो इंडियन वर्कर्स को स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा इन्होंने कहा है। बट मेन चीज ये कहीं वाली नहीं है, मेन चीज होनी चाहिए बिगर अंडरस्टैंडिंग कि दूसरी कंट्री में कोई अगर व्यक्ति जा रहे हैं तो दूसरी कंट्री में ये नहीं है कि उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे, ये नहीं है कि उनको सहना पड़ेगा, बट यस होता है, और उस चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते, और उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, हमें अपनी एम्बेसी को अलर्ट करना है जो फॉरेन कंट्री में है, राइट। क्योंकि जब आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज लेकर फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो इट विल बी योर ड्यूटी कि इंडियंस को प्रोटेक्ट करना, राइट, और इंडिया को रिप्रेजेंट करना। चलिए, ये एक रिपोर्ट एक और सामने आई है, हेल्पेज इंडिया की रिपोर्ट है। हेल्पेज इंडिया का चंदा हुआ करता था, ये वो देते थे कि जाओ हेल्पेज इंडिया के लिए वो इकट्ठा करके लेके आओ फंड्स, आते थे स्कूल वगैरह में आते थे, शायद आपके स्कूल में भी आए होंगे हेल्पेज इंडिया वाले। तो हेल्पेज इंडिया एक नेशनल सर्वे इसने निकाला, इसमें बताया कि 47% जो बुजुर्ग लोग हैं वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है अपनी फैमिली के ऊपर इनकम के लिए, 34% पेंशन के लिए और कैश ट्रांसफर के ऊपर रिलाय करते हैं, और 40% जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं जब तक वो काम कर सकते हैं। कितनी वाली चीज है यार, बड़ा दुख होता है इस प्रकार से चीजों को देखकर सुनकर। चलो, तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट जो है वो आई थी। ये वही मीटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है कि सऊदी अरेबिया के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज आती है तो स्पेशल क्लास में कनेक्ट करेंगे इससे रिलेटेड। और देखिए, मंकी पॉक्स के बारे में भी मीटिंग हो रही है WHO के पास, तो मंकी पॉक्स वायरस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। स्पेशल क्लास में अपन कवर करवा चुके हैं, फिर से आएगा तो फिर से डिस्कस करेंगे। एयर इंडिया जो है वो पूरी तरह से एयर एशिया को एक्वायर कर रही है, टाटा की कंपनी है। मतलब एयर एशिया के अंदर जो स्टेक्स हैं वो थोड़े कम थे टाटा के, अब वो पूरे स्टेक्स जो है वो अपने अंडर ले रहे हैं, राइट। और एक बताया जा रहा है कि कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी जितनी भी एयरलाइंस है उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, राइट। तो इसमें एक बस काम की न्यूज थी बिजनेस पेज में, बाकी और कुछ काम की न्यूज नहीं है। और बाकी फिर स्पोर्ट्स न्यूज आ गई, और इसी के साथ सेशन हो गया ये वाला एंड। चलिए गाइस, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। और बाकी आपकी जनरल स्टडीज की जो क्लास है वो 11:30 बजे होगी। जनरल स्टडीज के तो हमारे स्टूडेंट्स सबके सब एक्टिव होंगे यहाँ पर। मुझे ये बताइए आप कि कल आपने पूरा पढ़ लिया था पॉलिटी का, मैंने आपको कुछ टास्क दिया था, इज दैट कंप्लीटेड? वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। फर्स्ट डे में आपने एक बड़ा टास्क कंप्लीट मार दिया। चलो वेरी गुड। चलो फिर अब आज आएगी, आज एक स्पेशल क्लास आएगी आपकी बड़ी, एक स्पेशल क्लास कवर करके मेरे ख्याल से शाम में 6 साढ़े 6 बजे तक आ जाएगी। और बाकी अभी अपन मिलते हैं कितने बजे, 11:30 बजे। सर मुझे आपसे शेड्यूल को लेकर बात करनी है निगम जी, मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं आपको अभी कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। चलो गाइस, स्टोरीज नहीं पढ़नी है। जय हिंद।